Uh, Welcome back to our discussion on budget 2021-22. We were discussing budget 2021-22. ठीक है, और हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने एग्रीकल्चर कौन सा पिलर डिस्कस कर रहे थे? तो वी वेर डिस्कसिंग पिलर नंबर थर्ड pillar of budget 2021-22. What was that pillar? Inclusive development for aspirational India. ठीक है, तो हम बजट का थर्ड पिलर डिस्कस कर रहे थे. वो क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास. तो इस पिलर में हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि एमएसपी जो पहले जो लागत जो मूल्य है, जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का, उसका 50% इंक्रीज करके एमएसपी डिसाइड किया जाता था. लेकिन इसको गवर्नमेंट ने चेंज करने का डिसीजन लिया है. ठीक है, और अब जो एमएसपी कैलकुलेट किया जाएगा वो इनपुट कॉस्ट का 1.5 टाइम्स होगा. ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स निकाल कर जो वैल्यू आएगा उसे एमएसपी रखा जाएगा. ठीक है, और इसके बाद हमने बात किया था कि गवर्नमेंट ने स्वामित्व योजना स्टार्ट किया है. गवर्नमेंट ने इस साल, ठीक है, इस साल के शुरुआत में स्वामित्व योजना स्टार्ट किया था. स्वामित्व योजना क्या था? ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों को एक रिकॉर्ड दिया जाएगा, एक कार्ड दिया जाएगा जो कि उनके राइट्स का रिकॉर्ड होगा. ठीक है, एक कार्ड दिया जाएगा जो कि उनका प्रॉपर्टी राइट है उसका रिकॉर्ड होगा. ठीक है, और उस कार्ड के थ्रू उनकी ऑनरशिप इंश्योर होगी. वो कार्ड बताएगा कि उस प्रॉपर्टी का मालिक वो किसान है. ठीक है, इससे दो फायदे होंगे. एक तो डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, गवर्नमेंट के पास डिजिटल रिकॉर्ड होगा कि किस फार्मर्स के पास क्या प्रॉपर्टीज़ है, या फिर किस प्रॉपर्टी का किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है. दूसरा फ़ायदा होगा किसानों के, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दूसरा फ़ायदा होगा कि किसान इससे इजली लोन ले पाएंगे. ठीक है, अगर उनके पास ऑनरशिप कार्ड होगा, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कार्ड होगा, तो आसानी से उन्हें लोन मिल सकेगा. तो इस बजट में फाइनेंस ईयर 2021-22 में स्वामित्व योजना को, ठीक है, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया है. इस बजट में स्वामित्व योजना को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सारे स्टेट्स और यूटीज़ में एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया है. नेक्स्ट जो स्टेप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लिया गया था वो ये था कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर क्रेडिट दी जाती है, यानी कृषि के क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है, उसका टारगेट बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रखा है. गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा है? एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़. फाइनेंशियल ईयर 21-22 में गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट का, यानी कृषि में जो लोन देती है गवर्नमेंट, उसका जो टारगेट रखा है वो 16.5 लाख करोड़, ताकि इससे फार्मर्स को नेसेसरी क्रेडिट दी जा सके और वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर सकें. उसी तरह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, में एलोकेशन को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है. ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है वो 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है. और माइक्रो इरिगेशन फंड
जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था नाबार्ड के अंदर, माइक्रो इरिगेशन फंड जो गवर्नमेंट ने नाबार्ड के अंदर क्रिएट किया था, ठीक है, उसके कॉर्पस को डबल कर दिया गया है। कॉर्पस का मतलब उस फंड की वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे पहले 5000 करोड़ था, ठीक है, 5000 करोड़ का एक माइक्रो इरिगेशन फंड क्रिएट किया गया था नाबार्ड के अंदर। अब उसके कॉर्पस को यानी उसके लिमिट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने की घोषणा की गई है इस बजट में। तो ये सारे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। दूसरा जो एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट में कि एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन को बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन को बूस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो एलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कृषि के साथ साथ जो एलाइड प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये एलाइड सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी वैल्यू एडिशन और एलाइड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है? देखिए, वैल्यू एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन का मतलब है प्रोडक्शन से लेकर, ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर उसके सेलिंग तक यानी उसकी मार्केटिंग तक जो भी प्रोसेस फॉलो होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें वैल्यू चेन कहा जाता है, ठीक है। और वैल्यू एडिशन का मतलब है, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई विट है, ठीक है, तो विट से हम उससे फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है, विट से फ्लोर बना सकते हैं। हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट से हम जैम एंड जेली बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। मीन्स एग्रीकल्चर को रॉ के फॉर्म में ना बेच के हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू ऐड करके उसको मार्केट में बेचेंगे। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जो पेरिसेबल आइटम है उसका जो लाइफ है वो बढ़ता है, और दूसरा उसके अच्छे प्राइस हमें मार्केट में मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का मकसद है फार्मर्स का इनकम को बढ़ाना, ठीक है, 2022 तक फार्मर के इनकम को डबल करना। तो इसके लिए वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में ज़रूरी है। और साथ ही साथ एलाइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एलाइड प्रोडक्ट जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना। इससे क्या होगा, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सकेगा। दूसरा है द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम दैट इज़ प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू टोमेटोज, ओनियन एंड पोटैटो विल बी enlarged टू इंक्लूड 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। यानी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, आपको पता होगा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो शामिल थे। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस बजट में कि इसके स्कोप को बढ़ाया जाएगा और इसके अंतर्गत 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट को भी शामिल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में ही कि 1000 नए मंडीज को ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, 1000 नए मंडीज को ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। ई नैम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आपने सुना होगा कि ई नैम प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि फार्मर्स को वन इंडिया वन मार्केट की तरह इसको बिहेव करे, ठीक है, वन इंडिया वन मार्केट, यानी फार्मर्स को कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो वो पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे बेच सकता है। पहले क्या प्रोविज़न था? आपको पता है कि फार्मर्स एपीएफसी मंडीज़ में ही जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे, ठीक है, और जिस मंडीज़ में वो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उसी मंडीज़ में वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे। यानी अगर उन्हें देश के दूसरे भाग में अगर अपने प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वो वहाँ पे वो मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, ऑनलाइन मार्केट तैयार किया। और अब किसान अपने एपीएमसी मंडीज में बैठकर ही अपने प्रोडक्ट को इंडिया के किसी भी पार्ट में बेच सकते हैं। यानी जो बायर्स होंगे, जो खरीदार होंगे, वो इंडिया के किसी भी पार्ट से होंगे और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उस किसान का प्रोडक्ट वो खरीद सकेंगे, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हुए, ठीक है। तो इसमें 1000 नए मंडियों को, मोर मंडीज़ को ई नाम के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वुड बी मेड अवेलेबल टू APMCs फॉर ऑगमेंटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों बनाया गया था? यानी कृषि के क्षेत्र में जो अवसंरचनाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए, जैसे मंडी का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, वेयर हाउसेस का निर्माण, रोडवेज का निर्माण। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनका डेवलपमेंट के लिए एक फ़ंड बनाया गया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इसको क्या करेगा? APMC के लिए भी इस फंड को अवेलेबल कराया जाएगा ताकि APMC अपना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि उनका जो वेयर हाउस है या फिर कोल्ड स्टोरेज है, उसको, उस फैसिलिटीज़ को सुधार सकें, सुदृढ़ बना सकें, ठीक है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फिशरीज़ में देखते हैं तो फिशरीज़ में जो इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट किया गया है, प्रपोजल दिया गया है कि मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स को डेवलप किया जाएगा, मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स को डेवलप किया जाएगा। और टू स्टार्ट विथ, मतलब शुरुआत में 5 मेजर जो फिशिंग हार्बर्स हैं हमारे, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट, इसको हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। देखिए होता क्या है, जनरली जो फिशिंग, जो ओशन, समुद्र से जो हम फिशिंग करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब वो फिशिंग के बाद जब वो मार्केट तक ले जाते हैं तो उसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और ये इंटरनेशनल जो हमारा प्राइस है उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता ड्यू टू हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा कि एक्सपोर्ट को भी हम प्रमोट नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं जहाँ पे फिशिंग की जाती है वहीं पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाएंगे ताकि वहाँ से डायरेक्ट इन फिशेस को डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जा सके या फिर डायरेक्ट मार्केट तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ खास नहीं किया है गवर्नमेंट ने। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने इस बजट में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, ठीक है। क्या स्टेप है? स्टेप ये है कि जो 20 साल से जो लेबर कोड, 4 लेबर कोड बनाया जा रहा था, 20 साल से 4 लेबर कोड बनाया जा रहा था, इस पे इनिशिएटिव ली गई थी। 20 साल पहले 4 लेबर कोड बनाया जा रहा था, ठीक है। लेबर कोड्स क्या होते हैं? लेबर कोड्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू लेबर, ठीक है, यानी लेबर लॉज। तो इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी का लेबर लॉ कोड बनाया जा रहा था और ये प्रोसेस 20 साल से चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है कि इसे अब ख़त्म करना है। जो ये प्रोसेस चल रहा था जो 20 साल पहले बिगेन हुआ, तो इसे ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? जो हमारा 4 लेबर कोड है उसको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो ये एक नया एक प्रपोजल है इस बजट में। दूसरा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली, यानी पूरे वैश्विक लेवल पे पहली बार सोशल सिक्योरिटी विल एक्सटेंड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी को गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें गिग एंड जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है।
गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज बाई वेरियस ई कॉमर्स बिजनेसेस, ठीक है, वेरियस ई कॉमर्स बिजनेसेस लाइक उबेर, ओला, स्विगी, ठीक है, एंड जोमेटो। तो ऐसे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं जैसे कि उबेर, ओला, स्विगी एंड जोमेटो, इन ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ जो भी वर्कर्स इंगेज हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, इनको इंसेंटिव बेसिस पे मनी यानी पैसा मिलता है। जैसे अगर ये जोमेटो का केस लें तो अगर ये 4 जगह डिलीवरी करेंगे तो उसके हिसाब से परसेंटेज बेसिस पे इन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। तो इन्हें कहा जाता है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। तो इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके पास सैलरी नहीं है तो इनका कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि सैलरी नहीं है तो पीएफ नहीं होगा या फिर पेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने पहली बार पूरे वैश्विक लेवल पे, विश्व स्तर पे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने का प्रपोजल रखा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे क्या होगा? इससे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे। यानी क्यों? क्योंकि ये लोग पहले सोशल सिक्योरिटी के नेट में नहीं थे, ठीक है, बेनिफिट इन्हें नहीं मिल रहा था। जब इन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया है कि मिनिमम वेजेस का जो कंसेप्ट है, मिनिमम वेजेस मतलब कम से कम इतना वेज उन्हें मिलना चाहिए, तो ये सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स को दिया जाएगा। मिनिमम वेज का जो कंसेप्ट है वो सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा कवर होगा, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा कवर किए जाएंगे मिनिमम वेज, ठीक है। यानी इंश्योरेंस होगा इनका कि अगर मिनिमम वेज नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी इन्हें कंपनसेशन देगी। एम्प्लॉय स्टेट ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा मिनिमम वेज कवर किया जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो स्टेप है लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि वुमेन को यानी महिलाओं को किसी भी तरह के कैटेगरी के वर्क में काम करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है, अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इन द नाइट शिफ्ट, और रात वाले शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर पाएंगी, ठीक है, विथ एडिक्वेट प्रोटेक्शन। कुछ ऐसा प्रोविज़न होगा ताकि उनके प्रोटेक्शन को भी इंश्योर किया जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर्स मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ राहत है कि उनका जो कंप्लायंस बर्डन है, जो रूल रेगुलेशन जो उन्हें फॉलो करना है लेबर लॉ से रिलेटेड, उसमें भी कुछ ढील दी गई है, ठीक है, उनको भी रिलैक्स किया गया है, बर्डन को कम किया गया है। जैसे कि विथ सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न्स, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, यानी वित्तीय समावेश की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल क्रेडिट टू, ठीक है, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय समावेश, जैसे कि बैंक से रिलेटेड होता है क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें क्या है कि जो स्टैंड अप इंडिया है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया के क्या है आपको पता होगा कि SC ST और विमेन, इनके लिए ये अगर कोई स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया के तहत इन्हें कुछ सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम क्या है? अगर कोई SC ST या विमेन कोई स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कुछ सब्सिडी दी जाएगी, कुछ अमाउंट दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में, ठीक है। जो भी वो लोन लेंगे उसमें से कुछ अमाउंट उन्हें सब्सिडी के रूप में माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि इसमें लोन्स फॉर एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर
के जो एलाइड सेक्टर हैं, ठीक है, एलाइड सेक्टर का मतलब जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ये सारे एलाइड सेक्टर हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर से एलाइड चीज़ें हैं उनके लिए भी लोन की फैसिलिटी दी जाएगी स्टैंडअप इंडिया में, ठीक है। उनके लिए एलाइड सेक्टर के लिए भी लोन की फैसिलिटी SC ST और वुमेन के लिए प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, अ नंबर ऑफ स्टेप्स वे आर टेकन टू सपोर्ट द MSME सेक्टर। आपको पता है कि MSME सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर जो है, क्योंकि 80% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो MSME सेक्टर के द्वारा होता है। यानी MSME सेक्टर हमारे यहाँ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को फोकस किया है। और इस बजट में गवर्नमेंट ने 15,700 करोड़ इस सेक्टर को देने का फैसला लिया है, ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड विथ 15,700 करोड़ टू दिस सेक्टर, जो कि पिछले साल के, मतलब जो करंट अभी बजट चल रहा है, यानी जो पिछले साल का जो बजट था यानी 20-21 उसका जस्ट डबल है। यानी यूनियन बजट 20-21 में जो MSME सेक्टर को जो मनी प्रोवाइड किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो एलोकेशन दिया गया था, उसका जस्ट डबल इस साल प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पिलर है बजट का वो है रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब होता है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। और इसके लिए मैंने बताया था कि मानव पूंजी तभी बनेगा ऊर्जावान जब एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ की फैसिलिटी देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या अनाउंस किया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसे फाइनेंस मिनिस्टर ने सराहा है और ये बोला है कि जो 15,000 स्कूल हैं हमारे यहाँ, 15,000 से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके सारे कंपोनेंट को इंक्लूड कर सकें। यानी जो भी प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उन सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया जा सके। एक और अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट में कि 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे किसकी मदद से, किसके पार्टनरशिप के साथ, NGO या प्राइवेट स्कूल्स या स्टेट्स के पार्टनरशिप के साथ 100 सैनिक स्कूल बनाया जाएगा नया। सी ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा, ठीक है, उच्च शिक्षा कमीशन, ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, जो कि 4 सेपरेट व्हीकल्स, ठीक है। इसका 4 तरह का काम होगा। पहला, स्टैंडर्ड सेटिंग, यानी ये क्या करेगा, हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड सेट करेगा। आपको पता है कि हायर एजुकेशन में इंडिया काफ़ी पीछे, हायर एजुकेशन रैंक में टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा और उसके वो अम्ब्रेला बॉडी होगी और उसके 4 सेपरेट व्हीकल्स होंगे, यानी 4 सेपरेट उसके विंग होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। पहला, स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए हायर एजुकेशन का, जो कि वर्ल्ड लेवल के जैसा हो, ग्लोबल कॉम्पिटेंट हो। दूसरा, एक्रीडिटेशन देंगे, एक्रीडिटेशन मतलब मान्यता देंगे। तीसरा व्हीकल क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। और चौथा क्या करेगा, फंडिंग करेगा। नेक्स्ट क्या कदम है इस बजट में अनाउंसमेंट कि लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रपोज किया है लेह में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ प्रपोज किया है, लेह में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर। तो
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर में गवर्नमेंट ने 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरिया में बनाने की सेट करने का टारगेट रखा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्किलिंग में क्या हुआ है, स्किलिंग में इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि स्किलिंग मतलब स्किल प्रोवाइड करना। तो स्किलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, यूएई के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है। ठीक है, स्किल के क्षेत्र में। ठीक है, इस पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है, स्किल क्वालिफिकेशन का बेंचमार्क। ठीक है, टू बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन, कि स्किल क्वालिफिकेशन मतलब क्या, कौन से स्किल युवाओं को देना चाहिए जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। तो एक बेंचमार्क क्रिएट करना, असेसमेंट करना, ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्कफोर्स। ठीक है, इसमें क्या करेगा, एक बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और जो भी सर्टिफाइड वर्कफोर्स होगा उसको डिप्लॉय भी किया जाएगा, यूएई में जॉब भी दी जाएगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ ए कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में गवर्नमेंट ने एक कोलैबोरेटिव इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP स्टार्ट किया है जापान के साथ मिलके। इसका मकसद है कि जापानी जो इंडस्ट्रियल और वोकेशनल स्किल हैं, जापान आपको पता है इंडस्ट्री में काफ़ी आगे है, वोकेशनल स्किल में काफ़ी आगे है, तो वहाँ जो जापान का जो इंडस्ट्रियल और वोकेशनल स्किल है उसको इंडिया में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एंड नॉलेज एंड द सेम वुड बी टेकन फॉरवर्ड विथ मेनी मोर कंट्री। और पांचवा जो पिलर है हमारा वो है इनोवेशन एंड R&D। ठीक है, तो पांचवा पिलर है इनोवेशन एंड R&D। इसमें गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, क्या अनाउंस हुआ है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जिसका आउटले होगा 50,000 करोड़। ठीक है, 5 साल के लिए। ओके, इट विल इंश्योर दैट द ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री इज स्ट्रेंथेन्ड विद फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरिया। ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि ओवरऑल जो रिसर्च इकोसिस्टम है हमारे यहाँ वो, ठीक है, वो बढ़े। ठीक है, वो स्ट्रेंथेन्ड हो, मजबूत हो। ठीक है, दूसरा कि एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन चलाया जाएगा, एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। इसका मकसद क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पर मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हों। जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, वो जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारे भाषाएं, ठीक है, तेलुगु, तमिल, उसके बाद मैथिली, तो इतने रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में ये सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हों, ताकि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, ताकि जो लोकल पीपल हों वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को समझ सके और उसके अनुसार पार्टिसिपेट कर सके। इससे हमारा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बढ़ेगा। उसके बाद क्या एक अनाउंस किया गया है कि जो हमारा PSU है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो PSU है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वो क्या करेगा, अब PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, कैरिंग द अमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राज़ील अलॉन्ग विद अ फ्यू स्मॉलर इंडियन सैटेलाइट। अमेजोनिया सैटेलाइट जो कि ब्राज़ील का है उसको लॉन्च करेगा, उसको लॉन्च करेगा किसके थ्रू, लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल CS51 के थ्रू अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जो कि ब्राज़ील का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्चिंग हमारे यहाँ से हम लॉन्च नहीं कर पाते थे। अब इंडिजीनियसली हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हम अब इंडिया से ही लॉन्च कर रहे हैं, और सिर्फ अपने सैटेलाइट को नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी हम लॉन्च करने में
सफल हो रहे हैं। गगनयान मिशन के अंतर्गत क्या होगा, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को रशिया भेजा जाएगा, जो कि वहाँ के जेनरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट में ट्रेंड होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पिलर है, जो लास्ट पिलर है, वो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में ही डिस्कस किया था। तो सबसे इसके लिए इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूनल्स को और भी रेशनलाइज किया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है, रिफॉर्म लाएगा, ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म लाया जाएगा और उनको और एफिशिएंट बनाया जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। और दूसरा कि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल इंट्रोड्यूस करेगी। इसका मकसद क्या है, जो भी 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन मतलब जैसे कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन हैं, जैसे कि टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग होता है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड होता है प्रोफेशन। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी एलाइड प्रोफेशन है, 56 प्रोफेशन है वैसे, उनको रेगुलेट करने के लिए एक बिल ला रही है गवर्नमेंट। उस बिल का नाम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा 2021 में, वो कैसा होगा, डिजिटल सेंसस होगा। ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि डिजिटल सेंसस कराया जाएगा। अब हम फिजिकल पोजीशन की बात करें तो इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो है 34.50 लाख करोड़, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंडिचर एस्टिमेट रखा गया है इस बार का। इस देखिए 2020-21 का जो फिजिकल डेफिसिट रहा हमारा, वो कितना रहा, 9.5% ऑफ जीडीपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्यों ज़्यादा है, तो आपको पता होगा कि कोविड के कारण लॉकडाउन लगाया गया, और लॉकडाउन के कारण जो हमारा रिसिप्ट है, ठीक है, जो हमारा रिसिप्ट है वो कम हो गया। एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा ही हुआ, मेडिकल पे हमने खूब खर्च किया, लेकिन हमारा जो रिसिप्ट था वो ज़्यादा हो गया। इसके कारण जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ गया, हमारा 9.5% हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको फंड कैसे किया, बोरोइंग के थ्रू। गवर्नमेंट ने बोरोइंग के थ्रू यानी कर्ज लेकर इसे बोरोइंग किया, और साथ ही साथ स्मॉल सेविंग फंड्स के थ्रू इसे फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस किया, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट से ज़्यादा हुआ, ठीक है। फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, राजकोषीय जो हमारा घाटा, राजकोषीय घाटा कहते हैं इसको। राजकोषीय घाटा मतलब राजकोषीय जो हमारा आय था वो कम था हमारे राजकोषीय खर्च से, ठीक है। इसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, जो कि 9.5% रहा हमारा। अब ये डेफिसिट है, घाटा है, तो इसको हम कैसे फाइनेंस करेंगे, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कर्ज लिया। सी एडेड द गवर्नमेंट वुड नीड अनदर 80,000 करोड़ फॉर विच इट वुड बी अप्रोचिंग द मार्केट इन 2 मंथ। द फिजिकल डेफिसिट इन 2021-22 के लिए क्या एस्टिमेट रखा गया है, बजट एस्टिमेट। देखिए बजट के साथ हमेशा एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने एस्टिमेट किया है, तो बजट एस्टिमेट। और बजट एस्टिमेट 2 तरह का होगा, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है लास्ट में, ठीक है, जब बजट के मतलब मिड टर्म में जो फाइनेंशियल आने वाला है उसके मिड टर्म में हम उसको रिवाइज करते हैं मतलब जो हमने एस्टिमेट किया था कि इतना खर्च होगा या फिर इतना इनकम होगा, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, तो बाद में फिर रिवाइज एस्टिमेट निकलता है, ठीक है। तो इस साल का फिजिकल डेफिसिट कितना है, इस साल का जो एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट फिजिकल डेफिसिट का, वो 6.8% ऑफ जीडीपी, क्योंकि हम होप कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सुधरेगी और हमारा फिजिकल डेफिसिट कम होगा। और कई पिछले कुछ सालों से हम फिजिकल कंसोलिडेशन
के पाथ पे हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब फिजिकल डेफिसिट को कम करना है हमें, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को हमें कम करना है, ठीक है। तो सीतारमन ने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी उस पाथ पे, फिजिकल कंसोलिडेशन के पाथ पे गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। और हमने क्या टारगेट रखा है कि फिजिकल डेफिसिट को 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी लेकर आना है, ठीक है। स्टेडली डिक्लाइन ओवर द पीरियड मतलब धीरे धीरे उसको डिक्लाइन करके, जैसे अभी 6.5% हमने एस्टिमेट किया है, बजट एस्टिमेट इस साल का 21-22 का फिजिकल डेफिसिट, उसको फिर कम करके 5 तक लाना है, फिर कम करके 4.8 तक लाना है, फिर कम करके 4 लास्टली हमें 2025-26 तक 4.5% ऑफ जीडीपी लेकर आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, यानी हमें इनकम को बढ़ाना होगा और एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। तो एक्सपेंडिचर तो कम करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है इंडिया, एक्सपेंडिचर तो इसका हर साल बढ़ता ही है। जैसे इस बार का एक्सपेंडिचर 3.4 लाख करोड़ हमने रखा है, सॉरी कितना रखा है इस बार का एक्सपेंडिचर हमने 34.5 लाख करोड़, ठीक है। और पिछले साल का एक्सपेंडिचर कितना था 30.4 लाख करोड़। तो एक्सपेंडिचर लगभग हर साल बढ़ता ही है। तो हमें क्या करना है, इनकम का सोर्स बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है। जब इनकम बढ़ाएंगे तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप कम होगा। तो इनकम के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, होप किया है, आशा किया है, बायोंसी ऑफ टैक्सेस। बायोंसी ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है टैक्स में वृद्धि, टैक्स का जो बायोंसी है वो बढ़ेगा, ठीक है, यानी टैक्स रिसिप्ट हमारा बढ़ेगा, टैक्स से जो हमारा आय है वो बढ़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, जैसे कि जीएसटी। इसमें बायोंसी ऑफ टैक्स कैसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। बायोंसी ऑफ टैक्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, ठीक है। इम्प्रूव कंप्लायंस मतलब हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स के प्रति कंप्लायंट हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है वो उसको बढ़ाएंगे, लोग टैक्स दें, ठीक है। तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ाएंगे। सेकेंडली बाय इंक्रीज रिसिप्ट फ्रॉम, तो पहला तो है कि बायोंसी ऑफ टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैक्स से जो हमारा रिसिप्ट आएगा उसको बढ़ाएंगे। दूसरा क्या तरीका है, मैंने बताया था आपको कि एसेट मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट लाई है गवर्नमेंट। तो उसमें क्या करेगी, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट करेगी। जैसे कोई स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली पड़ा है, तो उसको रेंट पे देगी ताकि उसको दूसरे काम में यूज हो सके और उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट दूसरा तरीका होगा रिसिप्ट को बढ़ाने का। तीसरा तरीका होगा पब्लिक से, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, मोनेट एसेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए नेट बोरोइंग जो रखा है वो रखा है कितना, 4% ऑफ जीएसडीपी। 2021-22 के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो बोरोइंग लिमिट रखा है वो कितना रखा है, 4% ऑफ जीएसडीपी। यानी स्टेट, कोई भी स्टेट अपने जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% तक ही बोरोइंग कर सकती है, नेट बोरोइंग कर सकती है। 2021-22 का यही लिमिट है, 4% ऑफ जीएसडीपी। और ये रिकमेंड किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। दूसरा कि एफआरबीएम एक्ट जो है, एफआरबीएम एक्ट आपने पढ़ा है, जो कि बार बार रिवाइज होता है, अभी फिर से रिवाइज हुआ था एफआरबीएम एक्ट रिसेंटली। तो उसमें जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है वो 3% ऑफ जीडीपी रखा गया है, ठीक है। तो इसको अचीव करना था हमें, जो अभी रिसेंटली जो रिवाइज किया गया था एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको रिवाइज किया गया था। और टारगेट रखा गया था कि 31 मार्च 2020-21 तक 3% ऑफ जीडीपी को हम फिजिकल डेफिसिट को अचीव करना है। 3% ऑफ जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट कितना अचीव करना है, 3% ऑफ जीडीपी। लेकिन हम नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजन एंड मोस्टली ड्यू टू कोविड-19।
द इफेक्ट ऑफ दिस ईयर हाँ, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है, चूँकि ये एक्ट है तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट अचीव नहीं किया, तो अब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टेटमेंट रखेगी अंडर सेक्शन 45 एंड 73 ऑफ द FRBM एक्ट कि हम कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस हुए जो कि पहले नहीं हुआ था, ऐसा कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण हम इसको अचीव नहीं कर पाए। तो ये FRBM डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, बजट के साथ ही रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी पे। बजट का जो पार्ट बी है उसमें टैक्सेस की बात की गई है, ठीक है, कि टैक्सेस में क्या क्या सुधार प्रपोजल दिया गया है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर ने सीनियर सिटीजन को रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया है कि जो 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं और जिनका इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन है, ठीक है, या सेविंग है, प्रोविडेंट फंड जैसे है, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उनका इनकम कितना भी हो, कितना भी पेंशन हो या फिर कितना भी PF हो उनका, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स का। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन दिया गया है सीनियर सिटीजन को। साथ ही साथ NRI को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन टू NRIs को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, क्या क्या नई चीज़ें लाई गई है बेनिफिट ऑफ टैक्स फेयर एंड इकोनॉमी के लिए। स्लैशिंग ऑफ कॉरपोरेट टैक्स रेट, कॉरपोरेट टैक्स के रेट को स्लैश किया गया है, कम किया गया है। एबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबोलिश कर दिया है। डिविडेंड क्या होता है, जो हम शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट से, उस पे हमें जो लाभ मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जब डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है और जो शेयर होल्डर हैं उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है, जिसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इसको एबॉलिश कर दिया गया है। एंड इंक्रीजिंग ऑफ रिबेट फॉर स्मॉल टैक्स फेयर, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, छोटे टैक्स जो देते हैं, कम जिनका टैक्स जो टैक्स नेट कम टैक्स नेट में आते हैं, उनके लिए रिबेट को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या था कि 70 सिटीजन हु आर 75 ईयर्स ऑफ एज एंड एबव, उनको कंप्लायंस बर्डन से उनका रिड्यूस किया गया है। जिनके पास सिर्फ पेंशन है और इंटरेस्ट इनकम है इंजेक्टेड फ्रॉम फिलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न, द पेइंग बैंक विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन द इनकम। सिर्फ जो पेइंग बैंक है, जो उन्हें पेंशन दे रहा है, ठीक है, या इंटरेस्ट दे रहा है, वो सिर्फ टैक्स काट सकता है, वहाँ पे टैक्स काट कर उन्हें पैसा देगा। ठीक है, और नॉन NRI पे क्या, NRI को क्या रिलैक्स किया गया है कि जब NRI आफ्टर रिटायरमेंट इंडिया में जब आते हैं तो उन जो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन रिटायरमेंट जो उनका अकाउंट है, ठीक है, जो उनका फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट है, तो उस पर पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, ठीक है, उससे जो उन्हें इनकम होता था, जैसे कोई NRI है, वो वहाँ से रिटायर होकर इंडिया आया, तो उनका जो फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में पेंशन आता होगा या फिर प्रोविडेंट फंड होगा, उनका भी सेविंग अकाउंट होगा, मतलब सेविंग्स कुछ होगा, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। लेकिन अभी क्या किया गया है, बजट प्रपोज टू नोटिफाई रूल फॉर रिमूविंग द हार्डशिप ऑफ नॉन रिलेटेड इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ देयर एक्योर्ड इनकम इन देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट। तो उसको बर्डन को रिड्यूस करने का प्रपोजल रखा गया है।
जो कि FPI होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होंगे, वैसे फॉरेन कंपनीज जो इंडियन शेयर मार्केट में आकर शेयर खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या है प्रोविज़न कि उनसे डिविडेंड टैक्स लिया जाता है, क्योंकि वो शेयर ले रहे हैं तो उन्हें डिविडेंड प्राप्त होता है और उस डिविडेंड पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, डिडक्शन किया गया, उस टैक्स में डिडक्शन किया गया, उस टैक्स को कम कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। ओके, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल्स लिए गए हैं। ऑन द इशू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, द मिनिस्टर सेड दैट रिकॉर्ड GST कलेक्शंस हैव बीन मेड इन द लास्ट फ्यू मंथ। ये सही है, ये ट्रू है कि रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है लास्ट कुछ महीनों में। ठीक है, शी सेड सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू फर्दर सिंप्लीफाई द GST। ठीक है, और भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, फर्दर मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि GST को और सिंप्लीफाई किया जाए और टैक्स नेट में और भी लोगों को ऐड किया जाए और टैक्स से जो रिसिप्ट है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए कैपेसिटी ऑफ GSTN, देखिए GSTN क्या है, एक सर्विलेंस है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलेंस है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, तो GSTN में क्या है कि ये क्या करता है, एक सर्विलेंस, एक इंटेलिजेंस पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और ये टैक्स इवेजन को रोकता है। ठीक है, टैक्स में जो चोरी होता है या फेक जो बिल बनते हैं, आपने बोला है GST में बहुत सारे फेक बिल बन जाते हैं। ठीक है, या फिर टैक्स की चोरी की जाती है, वो GST का बिल बनता ही नहीं है। तो इन सब टैक्स इवेडर्स पे और या फेक बिलर्स पे सर्विलेंस रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल ड्राइव उनके खिलाफ, ठीक है, ड्राइव किया जा रहा है। कस्टम ड्यूटी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में क्या वो लिया गया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इट हैज़ द ट्यून ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्पिंग इंडिया गेट ऑन टू ग्लोबल वैल्यू चेंज एंड एक्सपोर्ट बेटर। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी पॉलिसी जो है इंडिया का, उसका मकसद क्या है, उसका ट्यून ऑब्जेक्टिव है पहला कि इससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रक्षा की जाए ताकि वो फॉरेन कंपटीशन से वो कोप अप कर सकें। और दूसरा, जो ग्लोबल लेवल पे जो वैल्यू चेंज किया जा रहा है या एक्सपोर्ट को बेटर बनाया जा रहा है, बेटर बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस विड्रॉल ऑफ ए फ्यू एग्जेम्पशन on part of chargers and sub part of mobile phones. Further, some part of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. ठीक है, तो कुछ चीज़ों में नया टैक्स हमें ऐड किया है। जैसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि एग्जेम्पशन कर दिया था चार्जर्स एंड सब पार्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, चार्जर, सॉकेट्स, तो इन सब पे हमने क्या किया था, एग्जेम्पशन डिक्लेयर किया था कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये पहले हमने अनाउंस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको अब इस बजट में हटा लिया गया है। ठीक है, एग्जेम्पशन को हटा लिया गया है, यानी पहले जो रेट था वो कैसा था, नील था, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। अब वो कितना रेट होगा, 2.5%, यानी चार्जर और दूसरे जो मोबाइल्स के पार्ट्स हैं उन पे अब 2.5% GST लगेगा। सी ऑल्सो एनहांस रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी इनफॉर्मली टू 7.5% ऑन सेमीज, फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील। अब जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है,
स्टेनलेस स्टील और नॉन एलॉय का, ठीक है, उस पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, ये पहले ज़्यादा लग रहा था, इसको रिड्यूस करके 7.5 किया गया है। सी ऑल्सो अनाउंस एग्जेम्प्टिंग ड्यूटी ऑन स्टील स्क्रैप फॉर अ पीरियड अप टू 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक जो भी स्टील के स्क्रैप होंगे, स्क्रैप मतलब स्क्रैप क्या होता है, रद्दी, ठीक है, कबाड़ी। तो स्टील का जो भी कबाड़ होगा उसको उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने बजट को एक ओवरऑल एनालाइज किया, ठीक है, ब्रीफ में इसे हमने एनालाइज किया, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया। यह आपके प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम हो चाहे बीपीएससी का हो। खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट्स देकर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बजट से। तो जब आप बजट को अच्छे तरीके से समझे होंगे कि किस क्षेत्र में क्या कदम लिया गया है, तो आपको अगर कोई फैक्ट याद नहीं है फिर भी आप उस क्वेश्चंस को आंसर करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। और मेरे लेक्चर का मकसद यही रहता है कि आपको एनालाइज कराया जाए, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएट किया जाए, ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ाई जाए। बाकी चीज़ें आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो एक अच्छे टीचर्स का यही मकसद होता है कि बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ाई जाए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उसे फैक्ट बता दिया जाए या फिर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। इन्फॉर्मेशन तो किताबों में भी होते हैं, बहुत सारे किताब हैं, लेकिन उस पर एनालाइज किया जाए, ठीक है, ताकि आपके सोचने की क्षमता बढ़े और आप एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें। तो दैट्स इनफ फॉर द टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। हम बजट पे ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।